एसेट्स क्या होंगे? एसेट्स होंगे वो रिसोर्सेस जिसकी क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो। वो रिसोर्सेस जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं एसेट्स। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिनमें कैपेसिटी होगी उधर से मनी जनरेट हो या पैसा जनरेट हो। विंडो ड्रेसिंग एक टर्म होती है जिसका मतलब क्या होता है? मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, मैन्युपुलेट कर देते हो अकाउंट्स को। सपोज आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कि आपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं जो आप करते हो, ठीक है। कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हो गया, कोई ना कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो। क्या डिफरेंस होता है? जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ये नेचर ऑफ एक्सपेंस शो करता है कि बेसिकली एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस आपका आपका रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, बट ये कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो ये क्या शो कर रहा है? नेचर ऑफ एक्सपेंस की कैसी नेचर है एक्सपेंस की। नॉन करेंट लाइबिलिटी कौन सी होगी? एक होगी डेफर्ड टैक्स। अभी हम समझेंगे क्या होता है। बॉन्ड्स पेएबल, राइट, उसके अपने रूल्स हैं और इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कई बार क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो उस डिफरेंस के आने की वजह से कई बार आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है और कई बार कम पे करना पड़ सकता है। तो करंट एसेट्स क्या हो गए? जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड एसेट्स क्या हुए? इनको हम क्विक एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कर्तव्य आईएएस एकेडमी। तो प्रीवियस क्लास आई विश आप सबने पढ़ ली होगी, और जिन जिन ने नहीं पढ़ी है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट उसको जाके एक बार गो थ्रू करें, क्लास को पढ़ें, क्योंकि हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े हैं। जैसे कि कल हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसको हमने डिटेल में समझा था कि क्या मीनिंग होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, जिसमें हम क्या क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। क्यों करते हैं? सो एज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, कि हम अच्छे से डिसीजंस ले पाए। और डिसीजंस कौन लेंगे? जो जो यूजर्स होंगे वो लेंगे, जो जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ने से, वो डिसीजंस लेंगे और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको हमने डिटेल में कवर किया था। उसके बाद हमने फंक्शंस को पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देयर आफ्टर वी हैव रेड अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, की कौन कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने इसका मीनिंग अंडरस्टैंड किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। तो जिसने भी नहीं पढ़ी है कल की क्लास, वो जाके एक बार जरूर पढ़े। देन वी हैव कवर्ड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसको हमने डिटेल में कवर किया था। आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बुक कीपिंग कौन सा स्टेप है, तो आपका आंसर था बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेप है, जो मैंने आपको कल आपको समझाया भी था क्लास में। उसके बाद हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कवर किया था, जिसमें इंटरनल यूजर्स आते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन से हो गए? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं और वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहता है इंफॉर्मेशन यूज करने का, कि क्यों कोई इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहा है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बट इनका ऑब्जेक्टिव, इनका पर्सपेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ने का अपना अपना रहता है। देन एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स नहीं होते, बट ये बाहर के यूजर्स होते हैं और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स बताई थी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। एक इंफॉर्मेशन अच्छी इंफॉर्मेशन कब कही जाएगी? जब
ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ेंगे, अगर वो प्रेजेंट होगी तभी ही उस इंफॉर्मेशन को हम एक गुड इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो वो अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए, जो भी यूजर्स हैं वो उनको समझ आनी चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताना क्या चाहती है। सपोज आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपने गलत शो कर दिया है, उसमें विंडो ड्रेसिंग कर दी है। विंडो ड्रेसिंग एक टर्म होती है जिसका मतलब क्या होता है? मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो? मैन्युपुलेट कर देते हो अकाउंट्स को, ठीक है। मतलब आप झूठी इंफॉर्मेशन बता देते हो, गलत प्रॉफिटेबिलिटी बता देते हो, ट्रू इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करते हो। बेसिकली आप अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग कर देते हो। जैसे विंडो को ड्रेस कर दिया, पर्दे लगा दिए, तो क्या होता है? आपको अंदर का चीजें पता ही नहीं चलेगी कि इंटरनली है क्या है। तो वैसे ही आप क्या करते हो? अकाउंट्स को इतनी अच्छी तरह से बता देते हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तब ही अच्छी कहलाई जाएगी जब वो अंडरस्टैंडेबल होगी, कि जो जो यूजर्स हैं उनको इजीली वो समझ आ जाए। सो द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट कॉम्प्रिहेंसिबल और अंडरस्टैंडेबल टू दोज विलिंग टू स्पेंड द नेसेसरी टाइम। फॉर एनीथिंग टू बी यूजफुल इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। तो कोई भी चीज तभी यूजफुल बनेगी जब वो अंडरस्टैंडेबल होगी। अगर मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ नहीं आ रहा है तो इसका कोई फन नहीं है। अगर समझ आएगा तभी ही उसकी वैलिडिटी होगी, तभी आप एमसीक्यूज भी मार्क कर पाओगे और तभी आप आंसर्स भी दे पाओगे। देन उसके बाद है रेलिवेंस। जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, करंट सिनेरियो में वो यूजेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे दी है जिससे कोई हम रिजल्ट ही डिराइव नहीं कर पाए। रिजल्ट्स डिराइव कब होंगे या इन्फॉर्म डिसीजंस आप कब ले पाओगे? जब आप उसकी रेलिवेंस होगी, ठीक है, मतलब उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी, उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी। अगर हम उसको रिजल्ट्स को हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या हमने कौन से अकाउंटिंग ईयर्स में इंफॉर्मेशन बनाई है। जैसे हमने बताया था आपके पास 2 अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जनवरी वाले अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहे हो या मार्च वाले या अप्रैल वाले अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहे हो, तो एक ही को फॉलो करोगे तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बनेगी। डिफरेंट अपने अकाउंटिंग पीरियड ही चेंज करते जाओगे तो रेलिवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि आज का रिकॉर्ड कुछ बताएगा, अगले साल का रिकॉर्ड कुछ बताएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? मिसमैच आ जाएगा, जिससे आपके रिजल्ट्स में डिफरेंशिएशन आ जाएगी। सो द कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक डिफरेंस इन अ डिसीजन। Sometimes information may have predictive value. For example, assume that you are a banker evaluating the financial statements of a company seeking a loan. तो जो लोन सीख कर रहा है तो क्या होगा? उसे रेलिवेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 2 अकाउंटिंग ईयर्स है, तो एक में कुछ है, दूसरे में कुछ है, तो उसकी रेलिवेंस ही नहीं रहेगी। देन थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, उस पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाए, रिलायबल इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? डिसीजंस तो तभी लिए जाएंगे अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल है। सपोज आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कंपनी की गुडविल ही नहीं है, तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट करोगे? कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल ही नहीं है, या कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? आप उसमें इन्वेस्ट कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखते क्या हो? कितनी रिलायबल कंपनी है, कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन है। इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो रिलायबल होनी चाहिए। देन कंपेरेबिलिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे आप कंपेयर कर पाओ, एक तो अपने साथ कंपेयर कर पाओ, ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स को कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर पाए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को आप रिकॉर्ड कर पाओ, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं, हमने कल पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये चीजें कंपेयर होनी चाहिए आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो तभी ही आप क्या करोगे? यूजर्स जो हैं वो डिसीजंस ले पाएंगे, उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी, ठीक है।
और रिकॉर्ड को कंपेयर एक तो आप अपने साथ करोगे, कभी-कभी आप अपने रिकॉर्ड्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी तो कंपेयर कर सकते हो। तो अपने साथ तो करोगे, साथ ही साथ जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सपोज़ आप एक टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो एक रैंकिंग आपको मिलती है कि आपका रैंक कहाँ पे है और बाकी बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली उससे क्या पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन और दूसरे बच्चों की प्रिपरेशन में कहाँ पे डिफरेंस है और आपको जो लैक्यूने हैं या जो डिफरेंसेस है वो उसको कैसे फिल अप करना है, वो कैसे करोगे? आप ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, आप वही फोकस करोगे जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे ही कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है? आपको कंट्रोल कहाँ पे करना है, बेसिकली इवैल्यूएशन हो जाएगी। आप इवैल्यूएट कर लोगे चीज़ों को, प्रोस एंड कॉन्स आपको पता चल जाएँगे, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है? कहाँ पे आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, कहाँ पे आप शेयर होल्डर्स को या अपने इक्विटी मेंबर्स को आप खुश कर सकते हो, ठीक है? तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इफेक्टिवली कंपैरिज़न करोगे। तो एक बेसिक क्वालिटी क्या है? कंपैरेबिलिटी, देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे बेसिक क्वालिटी आती है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये नहीं है कि आज एक अकाउंटिंग ईयर से आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की, कल दूसरे अकाउंटिंग ईयर से की। सपोज आज आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, हम फर्दर पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली, देन आपने रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। अगर आप मेथडोलॉजी ही चेंज करते जाओगे तो रिजल्ट्स आपके सिमिलर नहीं आएंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। सपोज करो आ, आप अपने ही रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, आप शेड्यूल बनाते हो, आज आपने एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया, 5 दिन आपने वो फॉलो किया, देन आप नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गए, तो क्या वो इंफॉर्मेशन, क्या वो रिजल्ट्स आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे? वहां आप कंसिस्टेंट होगे? बिल्कुल भी नहीं होगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कब कंसिस्टेंट बनेगी? जब आप एक ही मेथडोलॉजी फॉलो करोगे और उसको फॉलो करते करते आप अपने रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करोगे, तभी तो हमें सर्टेन करेंगे ना कि प्रॉफिट असली में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे तो आप आज एक मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे, कल दूसरी मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे और बता दोगे कि हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है। कंसिस्टेंसी से पता चलेगा, डिसिप्लिन से पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप मेथड सेम रखते हो, ठीक है? या आप अपनी मेथोडोलॉजी सेम रखते हो, जो भी आपने यूज करनी है चीजें वो आप सेम रखते हो। देन आपका कंसेप्ट आता है मटेरियलिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ठीक है? इसमें क्या बोला जाता है कि आपने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है जिससे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट होगा, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट होगा, वो आपने क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है। मीन्स की वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जहां से प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है या जहां से प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपने दिखाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज करो 500 की एक ट्रांजैक्शन है और 5000 की एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है? उस ऑन द सेम हैंड 50 रुपीज की ट्रांजैक्शन है या 5 रुपीज की ट्रांजैक्शन है। अगर ये ट्रांजैक्शन मिस आउट हो जाए या निग्लेक्ट हो जाए तो क्या इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल माइन्यूट इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? इममेटीरियल, ठीक है? बट ऑन द सेम हैंड 500 की ट्रांजैक्शन हुई है और एक स्मॉल बिजनेस है, तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 5000 से उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी हुई? मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट होगा। अगर ये हमने स्किप कर दी तो डिसीजंस में, ड्रास्टिक रिजल्ट्स में फर्क आ सकता है, इसीलिए इसको डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिससे डिसीजन मेकिंग आपकी इम्पैक्ट होगी वो आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट होता है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? सपोज करो अंबानी का बिजनेस है, उसको 5000 से कोई फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट उसके लिए 5,000 क्या हो जाएगा, इमटेरियल हो जाएगा। उसके लिए करोड़ों में बात होगी तो जाके मटेरियल इंफॉर्मेशन बनेगी। तो वही चीज है कि एक आपका रिलेटिव कंसेप्ट आता है, मतलब कि आप एक कंपेयर बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ जब आप कंपेयर करते हो, अगर स्मॉल बिजनेस है उसके लिए मटेरियल कुछ होगा, इमटेरियल कुछ होगा, वैसे लार्ज बिजनेस है उसके लिए मटेरियल कुछ होगा और इमटेरियल कुछ और होगा। ठीक है। देन आपका आता है कंजर्वेटिज्म। ये आपकी लास्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जाता है कि आपको क्या करना है, एंटीसिपेट कर लेने हैं, एंटीसिपेट कर लेने हैं सारे के सारे लॉसेस, और गेन्स को आपने शो नहीं करना। ठीक है, गेन्स आपने शो नहीं करने हैं, लॉसेस आपने पहले से एंटीसिपेट कर लेने हैं। सपोज कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, आपका कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, तो आपको हो सकता है आप हार जाओ, जरूरी थोड़ी है जीत ही जाओगे, तो हो सकता है आप केस हार जाओ और आप पर 10 लाख की क्या पड़ जाए, पेनल्टी पड़ जाए। तो ये जो पेनल्टी है ना, इसको आपने पहले ही बुक्स में बता देना कि हमें पड़ गई है। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, हमें कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना है, मतलब हमें पहले ही लॉसेस को एंटीसिपेट कर लेना है कि फ्यूचर में होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो हम उसको अदर साइड पे डाइवर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉफिट बन जाएगा या हमारा वो एसेट बन जाएगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए वो हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा। बट हमने इसको पहले ही क्या कर लेना है, एंटीसिपेट कर लेना है लॉसेस को, पर गेन्स को हमने शो नहीं करना है। गेन्स होंगे तो देखा जाएगा, वरना हमने लॉसेस को पहले ही दिखा देना है। तो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट ये बताता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, जैसे आपको कंजर्वेटिज्म बता दिया जाएगा, मटीरियलिज्म बता दिया जाएगा, मटीरियलिटी का कंसेप्ट है कि नहीं है, तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको राइट मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकते हैं कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वन लाइनर में आ सकती है, जिसमें आपको लिखोगे एंटीसिपेट लॉसेस करते हैं और गेन्स होंगे तो उसको शो नहीं करते। हाँ, इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये क्योंकि ये थ्योरी है। अभी आगे फर्दर हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे, जर्नल पढ़ेंगे, वहां से लेजर, वहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, यहाँ से बेसिक आपको कंसेप्ट तो आने चाहिए ना, अभी हम ये टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बनेंगे। ठीक है, पहले हम टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। एकदम अगर हम न्यूमेरिकल्स पे चल जाएंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। आपसे कोई पूछ लेगा, आप क्या बताओगे क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस आना किसी भी सब्जेक्ट पे ग्रिप कब बनेगी, जब आपको उसका कोर चीज पता होगी, बेस पता होगी, तो ही बिल्डिंग खड़ी करोगे ना, ऐसे कैसे बिल्डिंग खड़ी करोगे, पिलर्स लगाने पड़ते हैं ना, तो इसीलिए आपको ये चीजें समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या अकाउंटिंग में चीजें हैं जो अकाउंटिंग ने नहीं कैटर की हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, इट इग्नोर्स नॉन मोनेटरी आइटम्स। जो भी नॉन मोनेटरी आइटम्स होती है वो ये इग्नोर कर देते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखाता है, क्वालिटेटिव टर्म्स में बताता ही नहीं है, तो क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, इसीलिए नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं ये इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ट्रांजैक्शन हो गई होती है फिर हमें पता चलता है। ठीक है, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअली उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं करते। जब चीज, सपोज मैंने आपसे पेन लेना है, तो मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे पैसे दिए, तो हम फिर रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बोला, फिर से बताना। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, ये लिमिटेशन है। मतलब कि पुरानी ट्रांजैक्शन पे जो ट्रांजैक्शन हो गई होती है हम उसको पढ़ते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि करंट चीजें नहीं बताता। ठीक है, मतलब आप रिकॉर्ड्स पढ़ते हो तो आप पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ते हो, है ना, तो ये एक लिमिटेशन इसके हमने बता दी कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये लिमिटेशंस है। ठीक है,
उसके बाद आ गया पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि जो डेटा है वो मैनिपुलेट हो सकता है। आज आप एक अकाउंटिंग ईयर दिखा दोगे, कल दूसरा दिखा दोगे, तो मैनिपुलेट हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना काफी आसान रहता है। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे भी करके प्रॉफिट शो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा लैक ऑफ सिक्रेसी। तो सिक्रेसी नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ओपन इन्फॉर्मेशन होती है, तो सिक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है मे क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड्स आपके पास मिल जाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हैं। कई बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेमैन थोड़ी समझ सकते हैं बैलेंस शीट क्या है। वो तो जिसको पता है वही समझ पाएगा ना कि व्हाट इज बैलेंस शीट या नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, उसमें हम क्या निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जैसे आपने जर्नल एंट्री की, उसके बाद आप कैश बैलेंस उसको जर्नल एंट्री करी, उसके बाद आप उसको लेजर में पोस्ट करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। कई बार क्या होता है, आइटम स्किप हो जाती हैं और रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिसलीडिंग हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आता है डिफिकल्टी इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली हमारे रिकॉर्ड्स और उनके रिकॉर्ड्स, उनके रूल्स में फर्क है, तो डिफिकल्टी तो आएगी। आप मैच ही नहीं कर पाओगे, बड़े सारे रूल्स डिफरेंट होंगे, तो उसके साथ आपको कंप्लाई करना वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, समझ आ गई? कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका पूरा हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग, ब्रांचेस, टाइप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, हमने ये सारा डिटेल में कवर कर लिया। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इक्विटी क्या होती है, ये सब हम बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक नॉलेज है कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, तो आपका पीडीएफ कुछ इस टाइप से रहेगा, ये हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, राइट आफ्टर द क्लास। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के पास क्या क्या है वो ही एसेट्स, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे कि बिजनेस के पास क्या क्या है। तो बिजनेस के पास क्या क्या होता है, बिजनेस के पास प्लांट एंड मशीनरी होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, कैश होता है, मनी होती है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, ये स्टॉक्स होते हैं, इन्वेंट्री, जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं। बेसिकली एसेट्स में क्या होता है कि बिजनेस के पास क्या क्या है और वहां से आपको बेनिफिट होना चाहिए। अब बड़ी सारी चीजें होती हैं, अब अनयूज लैंड है, ठीक है, वहां से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो एसेट है। बट वो कौन सा एसेट आएगा हम आगे पढ़ेंगे। पर क्या होता है, एसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो चीजें जहां से आपको बेनिफिट भी हो और बिजनेस का पार्ट भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एसेट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एसेट्स क्या होंगे, एसेट्स होंगे वो रिसोर्सेस जिसकी क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो रिसोर्सेस जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं एसेट्स। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिनमें कैपेसिटी हो कि उधर से मनी जनरेट हो या पैसा जनरेट हो। ठीक है, कोई रिसोर्स है जहां से आपको मनी जनरेट नहीं होगी, फ्यूचर में बेनिफिट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एसेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जहां से आपको इकोनॉमिक वैल्यू मिले या जहां से आपकी मनी जनरेट हो, वो क्या होगा, एसेट होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, कुछ आपके हाथों में पैसा इन कैश होता है, कुछ आपके पास बैंक में पैसा होता है, तो वो भी आपका एसेट है। ठीक है, तो एसेट क्या हो गया, वो सारे के सारे रिसोर्सेस जो कौन ओन करता है, आइदर कंपनी, ठीक है, कंपनी ओन करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ओन करेगा, या एक इंडिविजुअल भी तो ओन कर सकता है ना। तो ऑल द रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय कंपनी और इंडिविजुअल, वो जिसके पास कैपेसिटी होगी दैट हैज द कैपेसिटी टू जनरेट मनी और इनकम, इज नोन एज एसेट।
सिंपल। अब आप पूछ सकते हो कि मैम रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, आप क्या हो, ह्यूमन बीइंग हो, आपकी क्या है, नीड्स भी हैं और वांट्स भी हैं, ठीक है। आपकी नीड्स और वांट्स हैं, अब आपको इनको फुलफिल करना है ना, सेटिस्फाई करना है, तो आप इनको सेटिस्फाई कैसे करोगे, आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, यू नीड समथिंग, ठीक है। तो वो ये जो समथिंग है ना, ये जो समथिंग है यही क्या है, रिसोर्सेस है। एग्जाम्पल, टाइम, टाइम इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्स, मनी, कैश, ये रिसोर्स है ना, कैश ही नहीं होगा तो क्या करोगे, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन के बिना काम ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो कैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं रिसोर्स हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं एज अ रिसोर्स हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं होंगी तो कोई और टीचर रिसोर्स हो जाएगा जो पढ़ाएगा आपको, ठीक है। तो एक अदर एग्जाम्पल्स भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो रिसोर्स का मतलब समझ आ गया आपको। तो एसेट क्या हो गए, वो रिसोर्सेस जो आइदर एक इंडिविजुअल ओन करता है या ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, और जो कैपेसिटी रखती है कि वो मनी जनरेट कर पाए, उसे बोलते हैं एसेट्स। एग्जांपल्स क्या हो गई इसकी, एग्जांपल्स हो गई जैसे कैश, ठीक है, इन्वेंट्री, मशीनरी, बिल्डिंग, कॉपीराइट। तो ये एसेट्स आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी फर्दर बाइफर्केशन पढ़ेंगे। तो एसेट की डेफिनेशन क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब आपके आगे टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, बेसिकली हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई होते हैं एसेट्स। तो 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कि कन्वर्जन के बेसिस पे, कि शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट हो रही हैं, लॉन्गर पीरियड में कन्वर्ट हो रही हैं कैश में, तो इसके बेसिस पे देखेंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे देखेंगे कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, आप उनको देख सकते हो नहीं देख सकते, उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। देन हम यूजेबिलिटी के बेसिस पे भी पढ़ेंगे कि क्या यूज है बिजनेस में, बिजनेस के कोर एक्टिविटीज में यूज होता है, मेन एक्टिविटीज में यूज होते हैं नहीं होते हैं, उस बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्जन के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हो गए आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में ही क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर में ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। कई बार करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस है, ऑल्दो सेम होते हैं, हम पढ़ेंगे कब सेम होते हैं, बट इनमें डिफरेंस भी होता है, वो अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या होगी, इन्वेंटरी, ठीक है, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें, डेटर्स, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे, जो मोर देन 1 ईयर लगाते हैं कैश में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, मतलब ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम लेते हैं, ठीक है। तो वो एसेट्स जिनसे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिराइव करते हैं या लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इसकी एग्जांपल, जैसे लैंड हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म या नॉन नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे, जिनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी इसको कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद ऑन द टाइप ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एक आ जाएगा टेंजिबल और एक आ जाएगा इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो गया, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, विच कैन बी सीन, ठीक है। इंटेंजिबल क्या हो गया, जिनको आप देख नहीं सकते हो बट कैन बी फेल्ट, फील कर सकते हो, ठीक है, आप इसको फील कर सकते हो। सपोज आप देख क्या सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज को तो देख सकते हो, टच करके देख सकते हो ना, सीन टच, जो जिसको आप टच भी कर पाओ वो क्या हो गया, टेंजिबल हो गए। बिल्डिंग्स को आप देख सकते हो, ठीक है, टच करके देख सकते हो कि जैसे अब ये बिल्डिंग है, ठीक है। इनटेंजिबल क्या हो गए, जिनको फील कर सकते हो,
हाँ, जैसे सर, जैसे पेटेंट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आ जाती है, गुडविल आ जाती है, ठीक है? ये सब क्या हो गए? कॉपीराइट्स ये क्या होती है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या आ जाते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है। तो कॉपीराइट एक्ट होता है, ठीक है? तो जैसे आपने अपना कोई सॉन्ग वगैरह किया तो कॉपीराइट्स ले लेते हो ना आप, उस पे कि कोई और यूज ना कर पाए, तो वो आपकी पर्सनल रहती है, तो कॉपीराइट्स वो हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका आ गया यूजेबिलिटी पे, इसमें आ गया ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग हो गया जो कोर ऑपरेशंस में यूज हो, मेजर ऑपरेशंस में जो यूज होता है, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, ये मेजर ऑपरेशन जब आप बिजनेस करते हो तो ये चीजें तो इसके बिना कर सकते हो क्या? बिजनेस नहीं होता बिजनेस। तो ये बेसिक आइटम्स रहती है जिसके बिना बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। नॉन ऑपरेटिंग हो गया जो कोर बिजनेस में यूज नहीं होता बट दे आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसमें आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट की है तो आपको फ्यूचर में तो बेनिफिट होगा ही ना। ऑल्दो आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो पर फ्यूचर में आपको वहां से बेनिफिट हो जाएगा, पैसा बेचोगे तो पैसा आ जाएगा ना। इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग हो गया। जैसे अनयूज लैंड है, आपने कोई लैंड यूज नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है? अनयूज लैंड है तो बिजनेस पे, इसको बिजनेस के लिए यूज थोड़ी कर रहे हो आप, रखी हुई है ना कि फ्यूचर में यूज कर सकते हो, और अगर नीड नहीं पड़ी तो सेल करके पैसा अर्न कर सकते हो, तो एसेट है ना आपका। उसके बाद कोई आइडल इक्विपमेंट पड़ा है जो ऐसे ही पड़ा है, सपोज आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं, उसमें से आप एक से काम करते हो, दूसरे को आपने ऐसे ही रखा हुआ है एज अ प्रोविजन, तो वो क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग हो गया, क्योंकि अभी के टाइम पे वो यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एसेट हो गया। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। My dear students from Jammu and Kashmir, if you are planning to prepare for JKS or the UPSC exams, I promise you, joining Kartavya will be the best decision you ever make, because we have the most experienced faculty in Jammu with the best quality study material. We have the library inside our institution premises. We are providing high resolution online classes, recorded lectures on our app. And my dear students, single student counseling with a teacher is also available in our institution. Even if you're joining online, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे ज्वाइन करते हैं, स्टिल आप इंस्टीट्यूशन में आकर टीचर से जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। Even on joining online courses, you will be given offline test free of cost within that amount जो आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए दिया हो। And last guys, what I can promise to deliver you the best. Thank you. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड एसिड्स और नॉन लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि लिक्विड एसिड्स और करंट एसिड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे कि लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं? लिक्विड एसिड्स को हम क्विक एसिड्स भी बोलते हैं। लिक्विड एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? और क्विक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये वो एसिड्स होते हैं जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। वर्ड आना चाहिए रेडिली, ठीक है? रेडिली मतलब विद इन फ्यू डेज, ठीक है? फ्यू डेज में ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होते हैं, बट जो फ्यू डेज में ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको बोलेंगे लिक्विड एसेट्स, ठीक है? जैसे इजिली कन्वर्टेड टू कैश विद इन विद मिनिमल वैल्यू लॉस, मतलब मिनिमम वैल्यू लॉस का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इस पे मिनिमल सी होती है, बहुत कम होती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो अब लिक्विड एसेट है तो इसमें क्या कैश है, उसको दोगे तो आपको मिल जाएगा ना, आइटम मिल जाएगी, या आप कुछ आइटम दोगे, बैंक से पैसे निकालोगे तो आपको पैसे डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो उसमें आपके कोई पैसे का लॉस थोड़ी होगा, तो इसीलिए मिनिमल लॉस होता है इसमें, ठीक है? जैसे कैश हो गया, कैश इन हैंड होता है और कैश एट बैंक होता है। इन हैंड हो गया जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है राइट नाउ, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो कैश इन हैंड हो गया। कैश एट बैंक हो गया कि बैंक में कितना पैसा है आपका, ठीक है? सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या हो गए? आपके लिक्विड एसेट्स हो गए। उसके बाद इनकी क्या रहती है? हाई लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी टर्म किसके लिए यूज करते हैं? पैसे के लिए, ठीक है? कि जो भी
आपका पैसा कितनी रेडिली कन्वर्ट हो जाता है, कितनी जल्दी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आ जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कि कितनी आपके पास लिक्विडिटी है, कितना आपके पास पैसा है ऑन स्पॉट। तो लिक्विडिटी बेसिकली क्या बताता है कि बिजनेस के पास कितना पैसे है ऑन स्पॉट। अगर बिजनेस को एकदम जरूरत पड़ जाए पैसे की तो कितना पैसा है, तो वो कहाँ से पता चलता है कि कितना लिक्विड है बिजनेस। ठीक है, कितना कैश है बिजनेस के पास। ठीक है, क्योंकि ये फ्यू डेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हाँ, प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना, वो फिक्स्ड एसेट है, वो नहीं आ सकती इसमें। क्यों? क्योंकि लिक्विड एसेट्स बेसिकली पार्ट किसका है, करंट एसेट्स का ही है ना। करंट एसेट्स क्या हुए, जो विद इन 1 ईयर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉपर्टी आपका किसका पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स का। वो मोर देन 1 ईयर में भी कन्वर्जन होती है उसमें। ठीक है, क्योंकि अब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, आज करोगे तो कल बेच थोड़ी दोगे, बिजनेस के यूज के लिए ले रहे हो ना, तो वो फिक्स्ड एसेट हो गया, राइट। तो यूज आ गया इसका, आइडियल फॉर इमरजेंसीज एंड शॉर्ट टर्म नीड्स। छोटी मोटी नीड्स के लिए आप यूज करते हो। लिक्विडिटी कितना कैश है कि छोटा कोई को आपको काम पड़ गया, वर्किंग कैपिटल नीड्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो। ठीक है, अब आपके नॉन लिक्विड एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनलिक्विड एसेट्स। इनलिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन लिक्विड एसेट्स को हम इनलिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये हार्डर टू कन्वर्ट होगा इनटू कैश। ठीक है, इनलिक्विड है तो जल्दी से लिक्विड नहीं होंगे ना, जल्दी से पैसे में कन्वर्ट नहीं होंगे। इट विल टेक टाइम। ठीक है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये इसकी लिक्विडिटी कम होगी कंपैरिजन टू लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो इसकी लो लिक्विडिटी रहेगी, जैसे रियल एस्टेट में किया, आपने पूछा ना प्रॉपर्टी में, तो इसमें आएगी ना वो एग्जांपल। ठीक है, एक तो फिक्स्ड एसेट का भी पार्ट है, इनलिक्विड एसेट्स का भी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिबल्स हो गया, बिजनेस इंटरेस्ट हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे, आपके नॉन लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, जिसको हम इनलिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट हो गया ना, जो प्रॉपर्टी वगैरह में डील होती है, प्रॉपर्टीज वगैरह सब जो इंक्लूड हो जाती है, वो रियल एस्टेट हो गया। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर आपने ग्रोथ चाहते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप नॉन लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, कैन सफर वैल्यू लॉस, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। सपोज आपने कार ली, ठीक है, कार ली या कोई लैंड परचेज की। ठीक है, कार ली तो आपने जब कार लेते हो तो जैसे ही आप कार शोरूम से बाहर निकालते हो तो क्या वैल्यू कम हो जाती है ना, वो क्या होती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, वैल्यू लॉस हो जाता है जैसे ही आप इनलिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप एक चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज एक लैपटॉप ही है, उसको आप रगड़ के यूज कर रहे हो कि उससे सारा काम अपना काम निकाल रहे हो, उसमें एडिटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वियर टेयर हो जाएगा ना, उसकी वियरिंग टेयरिंग हो जाएगी, उसको आप इतनी यूज कर लिया होगा, हैंग मारेगा, कहीं ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जिस वजह से क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है एसेट की। क्लियर है? ठीक है, तो आपको इन इसके बीच का डिफरेंस क्लियर है, लिक्विड और नॉन लिक्विड एसेट का। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स क्या हुए, इनको हम क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा अब। ठीक है, इसमें क्या एक्सक्लूड करते हो आप, इसमें आप क्या एक्सक्लूड करते हो, इसमें आप एक्सक्लूड करते हो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप एक्सक्लूड करते हो। ठीक है, मतलब कि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते। पूछ सकते हो कि क्यों नहीं होते, क्योंकि स्टॉक है, इन्वेंट्री है, तो एकदम ही थोड़ी बेच दोगे, टाइम लगता है ना। स्टॉक डाला आपने, सपोज 10 लाख का स्टॉक अपने बिजनेस में डाला, 2 दिन में 10 लाख आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए टाइम लगेगा। तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, करंट एसेट्स का। ठीक है, क्योंकि विद इन 1 ईयर में तो आप कर ही सकते हो ना, विद इन 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में आप इसको कर सकते हो कन्वर्ट कैश में। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले पे कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी लिक्विड नहीं है, क्योंकि इसको आपने अगले ईयर में शो करना, अभी हम पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लिक्विड एसिड से दो आइटम्स एक्सक्लूड होती हैं,
दैट इज स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता, व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड एसेट्स। तो आपको बताना है कि प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, ठीक है। हो सकता है सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस दिया हो सकता है सिर्फ स्टॉक दिया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता, जो करंट एसेट्स में आता है। तो करंट एसेट्स में ये दोनों चीजें आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका करंट एसेट है और स्टॉक भी आपका करंट एसेट है। बट फर्क क्या है लिक्विड एसेट और करंट एसेट में, कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ही फर्क है। मींस कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका करंट एसेट का, ठीक है। ये पार्ट है आपका करंट एसेट का। इधर से आपको क्या पता चल रहा है कि ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, है ना। सारे के सारे जो भी लिक्विड एसेट्स हैं, हमने ऊपर जितने भी पढ़े, ये सारे के सारे एसेट्स ये करंट एसेट्स भी है ना। बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अब ये करंट एसेट है, ये लिक्विड एसेट है, नो ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, ये करंट एसेट्स है। इसीलिए सारे के सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे के सारे लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स ही होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड एसेट्स तो आप 1 ईयर में तो हो ही जाएंगे ना कन्वर्ट कैश में, ठीक है। पर सारे के सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होते, क्योंकि लिक्विड एसेट्स रेडिली कन्वर्ट होने चाहिए कैश में, पर करंट एसेट्स रेडिली कन्वर्ट कई बार नहीं भी होते, जैसे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम सारी चीजों को डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं, ठीक है। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो करंट एसेट्स क्या होंगे, जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड एसेट्स क्या होंगे, जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन फ्यू डेज, क्विकली कन्वर्ट। तभी तो इनको क्या बोलते हैं, क्विक एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि क्विकली कन्वर्ट हुए तो क्विक एसेट्स बोलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्विक एसेट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको सेपरेटली शो किया जाता है, करंट एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आपको अलग से शो करते हो, जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट में हम इसको अलग से शो करते हैं करंट एसेट्स को, बट लिक्विड एसेट्स को हम सेपरेटली शो नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये करंट एसेट्स का एक पार्ट आ जाता है ना। तभी मैंने बोला कोई के टीचर्स इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, ऑल्दो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है। इसीलिए कई टीचर्स सेम सेम यूज कर देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, तो ये सेपरेटली शो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर कैलकुलेशन क्यों करते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है, इसीलिए आपको करंट एसेट्स चाहिए होते हैं, कैश चाहिए ना, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी तो कैश चाहिए होता है ना। तो बेसिकली करंट एसेट्स किस लिए होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और ये किस लिए होता है, ये बताता है कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास कैश कितना है, मनी कितनी है, लिक्विडिटी मतलब मनी कितनी है बिजनेस के पास एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, लिक्विड एसेट से पता चलेगा, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक इंक्लूड होता है, इसमें करंट एसेट्स में बिल्कुल होता है, बट लिक्विड एसेट्स पे नहीं होता, ठीक है। क्लियर है अब आपको यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी रहता है ये, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फेक। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फेक, विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, मतलब वो एसेट्स जो असली में एसेट्स ही नहीं है, ठीक है, वो क्या होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। बट अगर वो एसेट्स ही नहीं है,
अगर वो फेक है तो उन्हें एसेट्स क्यों बोलते हैं? फिर ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि उन्हें एसेट्स क्यों बोला जाता है अगर वो एसेट्स हैं ही नहीं? तो अभी हम वही समझेंगे उन्हें एसेट्स क्यों बोला जाता है। बेसिकली उन्हें एसेट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपकी एसेट साइड पे शो होता है। कहाँ पे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो होता है, इसीलिए इन्हें फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। ठीक है, एसेट साइड पे शो होना डजंट मीन कि वो एसेट है। आई रिपीट, कोई चीज अगर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट है। कई बार एसेट नहीं भी होता तो भी आप बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करते हो, जैसे कि आपका फिक्टिशियस एसेट, ये आपका एसेट थोड़ी है, बट आप इसको एसेट साइड पे शो करते हो बैलेंस शीट की। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट है क्या? ये है आपका पेंडिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस। ये क्या है? ये आपके पेंडिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया, जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया अभी तक। ठीक है, राइट ऑफ मतलब अभी आपने अकाउंट्स में उसको नील नहीं शो किया है। ठीक है, अकाउंट्स में अभी उसका बैलेंस है, तो वो एसेट्स जो पेंडिंग हैं, ठीक है, वो एसेट्स जो पेंडिंग हैं या वो एक्सपेंस जो पेंडिंग है उसे कहाँ पे शो करोगे आप? उसे आप शो करोगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, आई रिपीट, जो एक्सपेंस अभी पेंडिंग है मतलब आपने वो राइट ऑफ नहीं किया, उसे आप कहाँ शो करोगे? उसे आप शो करोगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इन जो पेंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं या पेंडिंग लॉसेस होती है जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया होता, उनके लिए एक और टर्म यूज होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया। मींस फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, यूज करने का फर्क है कि कहाँ पे यूज करते हैं। अभी हम समझेंगे कि कहाँ पे डिफरेंस है। नॉर्मली ये सेम है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आते हैं? सारे के सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं, सिंपल टर्म। ठीक है, क्योंकि ये सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पेंडिंग है, जिनको राइट ऑफ नहीं किया, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कि आपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं जो आप करते हो। ठीक है, कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हो गया, कोई ना कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो, तो आपके वो खर्चे हो गए सपोज 10 लाख के। ठीक है, अब आप 10 लाख एक ही बार में थोड़ी प्रॉफिट फिर से कम कर दोगे, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका लंबे समय तक यूज होगा, क्योंकि एक बार आपने किया, डॉक्यूमेंटेशन बार बार थोड़ी बिजनेस में करोगे, रोज डॉक्यूमेंटेशन करने थोड़ी जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रोज डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने, छोटे मोटे खर्चे करने तो नहीं जाओगे ना, एक ही बार होते हैं, पर आप उसका बेनिफिट लंबे समय तक लेते हो ना। तो बेनिफिट आप जब लंबे समय तक ले रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, इसको इसीलिए हम इसको एक बार में राइट ऑफ नहीं करते, खत्म नहीं करते, इसको हम टाइम टू टाइम खत्म करते हैं। जैसे हमने रखा होगा कि कितने साल तक इसका बेनिफिट होगा, सपोज 5 इयर्स तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपीज का आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ, इसका बेनिफिट आप 5 इयर्स तक ले सकते हो, तो हर साल आपका कितना खर्चा आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, 20। ठीक है, तो 5 साल आप क्या करोगे? 20 रुपीज चार्ज करते जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 100 रुपीज आपका क्या हो गया? फिक्टिशियस एसेट हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलेंगे। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्यों बोला? क्योंकि बैलेंस शीट में शो करना है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों बोला? क्योंकि ये तो एक्सपेंस है ना 100 रुपए का, जो राइट ऑफ नहीं किया अभी, इसीलिए ये डेफर हो गया, पोस्टपोन हो गया। क्लियर है? समझ आया? तो इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन शेयर्स पे डिस्काउंट मिल गया,
ठीक है, लॉस ऑन डिबेंचर्स अंडरराइटिंग चार्जेस, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गई आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं। और ये डिबेंचर्स क्या होती है, ये एक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन होती है, ये पे करनी होती है, ठीक है, एक टाइप से डेट होता है डिबेंचर्स, आपका क्या होता है, डेट होता है। हम इसको फर्दर पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होती है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती हैं, राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स, म्यूचुअल फंड से हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी, आपके लिए भी बेसिक यही है कि आपने अभी, आपको पता होना चाहिए कि पेंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारे लॉस ऑन डिबेंचर्स पे आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या पेंडिंग एक्सपेंस हो गया, जिनको आप एज फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में शो करते हो, ठीक है, तो ये रियल एसेट्स हैं नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट रियल एसेट्स। आपसे आ सकते हैं क्वेश्चन, फिक्टिशियस एसेट्स आर रियल एसेट्स, एक स्टेटमेंट आ सकती है, तो नहीं है, ये फेक एसेट्स है, ठीक है, ये तो बेसिकली एक्सपेंस है ना, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, पर वो एक्सपेंस जो राइट ऑफ नहीं हुआ, इसीलिए वो फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, राइट ऑफ वर्ड को याद रखना कि राइट ऑफ नहीं हुआ तभी फिक्टिशियस एसेट्स बने, ठीक है, तो इस क्यों नहीं है ये रियल एसेट, क्योंकि कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, फ्यूचर बेनिफिट नहीं है इसका कोई, नो टेंजिबल आइटम, टेंजिबल थोड़ी है, देख थोड़ी सकते हो, ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया ये क्या होता है, आप इसको बैलेंस शीट में शो करते हो एसेट साइड पे, ठीक है, उसके बाद ये येट टू बी रिटर्न ऑफ, अभी इसको राइट ऑफ करना बाकी होता है, ठीक है, और ये एसेट साइड पे शो होते हैं फॉर द टेम्पररी बेसिस, सपोज 5 इयर्स के लिए है तो 5 साल ही शो करोगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे आपके फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट फिक्टिशियस एसेट में, ठीक है, अब आपका आया टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वर्सेस फिक्टिशियस एसेट्स, नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यूज करने का डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ये नेचर ऑफ एक्सपेंस शो करता है कि बेसिकली एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, अब एक्सपेंस आपका आपका रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, बट ये कौन सा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो ये क्या शो कर रहा है, नेचर ऑफ एक्सपेंस की, कैसी नेचर है एक्सपेंस की, कैसी नेचर है, डेफर्ड नेचर है एक्सपेंस की, क्लियर, ठीक है, डेफर्ड नेचर मतलब पोस्टपोन, जिसको राइट ऑफ नहीं किया है, फ्यूचर में होगा, ठीक है, लार्ज रेवेन्यू एक्सपेंस रहता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो है लार्ज होता है, तभी तो इसको फिक्टिशियस एसेट्स में कंसीडर करते हैं ना, लार्ज है, शॉर्ट होगा तो नहीं करेंगे, लार्ज है, बड़ा अमाउंट है, इसीलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में कंसीडर हो जाता है, फ्यूचर बेनिफिट रहता है जो आप मल्टीपल ईयर्स तक लेते हो, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया आपको, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हैवी एडवर्टीजमेंट हो गया, वही सारी लॉस ऑन डिबेंचर्स, ये सब इसी में आ जाएगी, ये सारे एक्सपेंस हैं। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हो, शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये रियल एसेट्स नहीं होते हैं, ये पेंडिंग एक्सपेंस होते हैं जिनको राइट ऑफ करना होता है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्लियर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वर्सेस फिक्टिशियस एसेट्स में जो हल्का सा डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि ये एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस को जब आप एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो करते हो तो वो क्या बन जाता है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, क्लियर है। नाउ आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी बेसिकली ऑब्लिगेशन है, कर्जा, ठीक है, लाइबिलिटी क्या है, डेट, कर्जा जो आपने पे करना है, सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे प्लीज 500 रुपीज उधार पे दे दो, मुझे चाहिए, तो अब मैं, मेरे ऊपर क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया ना कि मेरे को आपको 500 रुपए वापस करना है, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कर्जा होता है, ठीक है, तो इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट पर्सन और कंपनी मस्ट मीट, ये एक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है अदर पर्सन पे कि उसको पैसा वापस करना है, ठीक है, तो लाइबिलिटी को बेसिक वन वर्ड से क्या याद रखोगे, डेट या कर्जा, ठीक है, डेट या कर्जा आपकी लाइबिलिटी होगी, तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या होगी, पर्सनल और बिजनेस लाइबिलिटीज, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज होगी जो पर्सन की लाइबिलिटीज है,
ठीक है? आपकी लायबिलिटीज़ या मेरी लायबिलिटीज़ जो होगी वो पर्सनल लायबिलिटीज़ हो गई। जैसे क्रेडिट कार्ड ले लिया है आपने, ठीक है? स्टूडेंट लोन लिया है, मॉर्टगेज कर दिया है, ठीक है? अपनी ज़मीन को या किसी प्रॉपर्टी को आपने बैंक के पास गिरवी रख दी है, मॉर्टगेज होता है गिरवी रखना, ठीक है? फ्यूचर कोई ऑब्लिगेशन है जो आपकी है पर्सनली, तो ये क्या होगी? पर्सनल लायबिलिटीज़ हो गई। देयर आफ्टर आपकी बिज़नेस लायबिलिटीज़ आती हैं। इसमें क्या आएगा? बॉन्ड्स आ जाएँगे। बिज़नेस लायबिलिटीज़ कौन-सी हुई? जो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है? बॉन्ड्स हो गए, कोई और अदर डेट हो गया, टैक्सेस, पेंशन पेमेंट्स, ये सारे बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये आपके टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज हो गई। अभी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी लाइबिलिटीज की टाइप होती है। तो ये बेसिक ऐसे लाइबिलिटीज की टाइप आ गई। अभी हम बिजनेस लाइबिलिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज होना अच्छा है या बुरा है ना? लायबिलिटीज़ अब कि कोई कर्ज़ा आप पे पड़ रहा है तो अच्छा भी है या बुरा है कर्ज़ा लेना? तो कर्ज़ा लेना अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अच्छा तब है क्योंकि आपने कर्ज़ा लिया, अब आपके पास पैसे आ गए, आप वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो ना, फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तो आप एक आपका दिमाग अच्छा है, माइंडफुलनेस है आपके अंदर, तो आप वो पैसा लेके उससे मनी जनरेट करोगे, तो वो कर्ज़ा लेना लायबिलिटी आपके लिए बेनिफिशियल है। बट ऑन द सेम हैंड आपने पैसा लिया, उसको वेस्ट कर दिया, तो फिर आप पे ऑब्लिगेशन पड़ गई। आपको अब वो पैसा कहीं न कहीं से भी लेके वापस करना है विद इंटरेस्ट, ठीक है? तो कर्ज़ा अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि आपको बुरा क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में तो पे करना ही है ना जिससे पैसे लिए हैं, राइट? तो पे तो करोगे, पे कब करोगे? अगर आपने बिज़नेस को ग्रो किया होगा, अगर वो खा लिए होंगे पैसे तो वो फिर कैसे पे करोगे, ठीक है? तो प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा लाइबिलिटीज, कौन कौन सी टाइप की होती हैं, ठीक है? एक करंट लाइबिलिटीज होती हैं और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। थर्ड टाइप की लाइबिलिटी आती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है? एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी होती है, देयर आफ्टर एक इंटरनल लाइबिलिटी भी होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है? अभी हम ये पढ़ेंगे। तो करंट लाइबिलिटी क्या हो गई? करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो एक साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या हो गई? जो एक साल के अंदर आपने पे करनी है, वो डेट जो आपने एक साल के अंदर वापस करना है, उसे बोलेंगे करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है? नॉन करंट हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो आफ्टर 1 ईयर आपने पे करनी है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए जो रेज कर लिया, जैसे बैंक से लोन ले लिया, 5 सालों के लिए ले लिया, 10 सालों के लिए ले लिया, तो वो क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? ये असली में लाइबिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है? ये बट आप फुटनोट की तरह दिखाते हो, क्योंकि फ्यूचर में आप पे लाइबिलिटी पड़ भी सकती है। आई रिपीट, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना, वैसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी नहीं होती है, बट आप इसको फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये लाइबिलिटी आप पे आ भी सकती है। सपोज कोर्ट केस है, तो आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई लॉ आप पे लॉ सूट किसी ने कर लिया है, तो फ्यूचर में आपको हो सकता है 10 लाख रुपए किसी को पे करने पड़ जाए, तो ये आप पे लाइबिलिटी बन जाएगी ना। पर फॉर द टाइम बिंग तो लाइबिलिटी नहीं ना है, तो क्या हो जाएगी? वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी हो गई? जो इंटरनल सोर्सेज से जब आप पैसे रेज करते हो, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से ही पैसा रेज कर लिया, जैसे मैंने अपने ओनर ने खुद पैसा लगा दिया, ठीक है? या मैंने अपने एम्प्लॉयज से पैसा ले लिया या फैमिली से पैसा ले लिया, तो ये इंटरनल लाइबिलिटी होगी। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होगी? जो बाहर वालों से पैसा लिया, जैसे बैंक से पैसा ले लिया जाके, गवर्नमेंट से हेल्प ले ली, तो ये क्या हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। शॉर्ट में समझ आ गया आपको, ठीक है? उसके बाद लाइबिलिटी के एग्जांपल्स हम समझते हैं। करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो विद इन 1 ईयर में आपको पे करनी रहती है। अकाउंट्स पेएबल, आपने अकाउंट्स पेएबल, आपने किसी से पैसा लिया है, सपोज मैंने आपसे 500 रुपया लिया है, अब आप मुझे थोड़ी बोलोगे 10 साल बाद वापस करना, ठीक है? आप मुझे बोलोगे मेरे को जल्दी से जल्दी वापस करो, ठीक है? तो जब आप किसी से पैसा लेते हो तो वो बोलता है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस करो, तो अकाउंट्स पेएबल क्या हो जाएगा? आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म डेट हो गया, तो शॉर्ट टर्म ही है तो करंट लाइबिलिटी, ठीक है? तो उसके बाद आएगा यहाँ पे है आपका एक्रूड एक्सपेंस।
ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, और अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये आपकी क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी, एक होगी डेफर्ड टैक्स, अभी हम समझेंगे क्या होता है, बॉन्ड्स पेएबल, राइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और नोट्स पेएबल। तो ये सब क्या होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई आपकी, ये लंबे समय के लिए लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, ये आप विद इन 1 ईयर आपको पे बैक नहीं करनी होती, आफ्टर 1 ईयर पे बैक करनी रहती है। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका आएगा एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो इनकर हो गया हुआ है बट आपने पे नहीं किया। ठीक है, मतलब वो एक्सपेंस जो आप पे ऑब्लिगेशन तो बन गई है पर आपने पे नहीं की, सपोज वेजेस, वेजेस पेएबल। ठीक है, वेजेस पे करने वाली हो गई हैं, ठीक है, सर ने मुझे वेजेस पे करनी है बट सर ने पे नहीं की, वो क्या हो गया एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, वो इनकर तो हो चुका है बट पे नहीं किया है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, समझ आई। जैसे वेजेस पेएबल हो गई, सैलरीज पेएबल हो गई, मतलब सपोज आपने ट्यूशन फीस देनी है, आपकी ड्यू डेट आ गई हुई है कि आपको पे करनी है बट आपने पे नहीं करी है, तो वो एक्रूड एक्सपेंस बन जाएगा। वो आप पे लाइबिलिटी है जो आपकी राइज हो चुकी है बट आपने पे नहीं की है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, वो इनकर हो चुका है पर आपने उसको पे नहीं किया है। ठीक है, करंट पीरियड में पे नहीं किया हुआ है, अभी तक पे नहीं किया तो कब पे करोगे, नेक्स्ट पीरियड में पे करोगे। ठीक है, नो कैश आउटफ्लो येट, अभी आपसे तो पैसा बाहर निकला नहीं ना, अभी आपके पास ही पैसे है ना, मीन्स कि अभी आपने पे करना है, एक्रू हो गया हुआ है पर आपने पे करना है। ठीक है, तो ये आप पे क्या बनती है, ऑब्लिगेशन टू पे, आपने अभी पे करना है। तो ये आप कहाँ पे शो करोगे, लाइबिलिटी साइड पे शो करोगे, लाइबिलिटी है ना आप पे कि आपने वेजेस पे करनी है, आपने ट्यूशन फीस अभी पे करनी है, तो एसेट तो नहीं है, आप पे कर्जा है, डेट है कि जो आपने पे करना है, रीपे करना है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप पे कर दोगे तो एज एन एक्सपेंस शो हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे। अगर कुछ चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं भी हो रही होंगी ना, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो ये सब उधर हमने कवर करना है, वहां पे हम प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ पे आपने इसको पोस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लाइबिलिटी साइड पे करना है, तो आपको पता चलेगा लाइबिलिटी में हम कैसे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम अभी समझेंगे बैलेंस शीट में, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है, क्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो इनकर हो चुके हैं बट आपने पे नहीं किया। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो अराइज हो गया होता है, क्यों अराइज होता है, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, वो टैक्स जो अराइज होता है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। टाइमिंग डिफरेंस मतलब कि अकाउंटिंग रूल्स और इनकम टैक्स रूल्स सेम होते हैं, बताओ, अकाउंटिंग के रूल्स और इनकम टैक्स के रूल्स सेम हो सकते हैं, नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स के अपने रूल्स हैं और इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कई बार क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस के आने की वजह से कई बार आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है और कई बार कम पे करना पड़ सकता है। पॉसिबल है ना कि टैक्स में इनकम टैक्स रूल्स आए, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको अब कम टैक्स पे करना पड़ रहा हो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, टैक्स का रेट कम कर दिया, कुछ भी इनकम टैक्स में, टैक्स स्लैब में कोई डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस आ जाएगा ना, अब आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो या तो फिर क्या होगा, या तो वो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, या एसेट बन जाएगा या लाइबिलिटी बन जाएगी, सिंपल है ना। तो अगर एसेट बनेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टैक्स सेविंग्स हो जाएंगी, सेव हो रहा है तो एसेट बना ना, अगर पे करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर टैक्स सेव हो रहा है, एसेट बन रहा है, तो कहाँ पे शो करोगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। ठीक है,
और अगर लाइबिलिटी बन रही है तो कहाँ शो करोगे? लाइबिलिटी साइड पे ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर है? और जब आप एडजस्ट कर दोगे इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे, क्योंकि डेफर है तो पोस्टपोन है ना, ठीक है, पोस्टपोन एक्सपेंस है, ठीक है। तो जब आप इसको वो कर दो, राइट ऑफ कर दोगे तो आप इसको एज एन एक्सपेंस भी शो कर दोगे, ठीक है। ये हम फर्दर समझेंगे, ठीक है। बेसिक आपको टर्म में नॉलेज ही पता होनी चाहिए, ये मैं आपको एडिशनल समझा रही हूँ, ठीक है। ये हम फिर से अपने कंसेप्ट को पॉलिश करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है क्लियरली? ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट रहेगा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो फॉर द टाइम बिंग अराइज नहीं हुई होती, बट हो सकती है अगर फ्यूचर में इवेंट होता है तो। सपोज जैसे लॉ सूट है, आप पे केस, आप हार जाते हो तो आप पे लाइबिलिटी बन जाएगी कि आपको 10 लाख पे करना है, तो वो क्या हो गई? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो जाती है। और आप इसको कैसे दिखाते हो? फुट नोट पे दिखाते हो, बैलेंस शीट के फुट नोट में, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हो, ठीक है। लास्ट में बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट पे, जैसे फुट मैट होता है ना, जब एंटर करो तो फुट मैट लगाते हो, वैसे ही आप इसको, हाँ, लास्ट में आप दिखा देते हो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आर पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट मे अराइज फ्रॉम फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट से अराइज हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स। जैसा आउटकम आएगा वैसी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी या नहीं होगी, वो टाइम डिसाइड करेगा। These liabilities are not recognized on the balance sheet, I told you, but are disclosed in the footnotes because their occurrence is contingent, ठीक है, क्योंकि अभी उसके occurrence 100% श्योर नहीं है, ठीक है। अपॉन द स्पेसिफिक इवेंट सच एज लॉ सूट्स, वारंटीज, गारंटीज, ये सब क्या हो गई, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद मैंने आपको बताया आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस की विद इन द लाइबिलिटीज, जो अंदर के लोगों से ही लेते हो, इनसाइडर से जो लाइबिलिटीज रेस करते हो, डेट रेस करते हो, उसे बोलते हो इंटरनल लाइबिलिटीज। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया जो बाहर वालों से रेज करते हो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, ठीक है। डेट लेते हो उसे बोलोगे एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आ गई? ओनर्स कैपिटल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। एक्सटर्नल में क्या आ गई? बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स। क्लियर है? तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।